जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे संविधान के बारे में। ये जो हमारा संविधान का टॉपिक है ये पेट के लिए तथा एसआई को जो है ध्यान में रख करके बनाया गया है। अब हम जब संविधान की बात करते हैं तो संविधान को जब हम देखेंगे तो संविधान दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक है सम और दूसरा है विधान। सम का अर्थ होता है समान से तथा विधान का अर्थ होता है कानून से। अब अगर हम बात करें संविधान के डेफिनेशन की, उसकी परिभाषा की बात करें तो यहाँ से एक परिभाषा निकल के आती है कि एक ऐसा विधान या एक ऐसा कानून जो सभी जनता पर समान रूप से लागू हो, उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब ज़रा आगे अगर हम देखते हैं कि जो संविधान है, ये हमारा संविधान जो है एक औपचारिक दस्तावेज है। यह एक औपचारिक दस्तावेज है जिसको संसद द्वारा अनुमोदित किया गया है, या यूँ कहा जाए कि संसद द्वारा मान्यता दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कि आखिर जिस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, तो हम देख लेते हैं कि आखिर भारत पर किन किन लोगों का शासन चल रहा था, भारतवासियों पर किन किन लोगों का जो है उस समय शासन चल रहा था। अब हम उसको देख लेते हैं। कानून। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उस समय जो भारत देश था, अगर उस समय भारत देश को देखा जाए तो भारत देश उस समय एक कॉलोनी हुआ करती थी, या यूँ कहा जाए एक अंग्रेज़ों का उपनिवेश हुआ करता था। अगर अब इस समय अगर हम देखेंगे तो भारत पर शासन की बात किया जाए तो भारत पर दो लोगों का शासन चल रहा था, एक स्थानीय शासन चल रहा था और एक ब्रिटिश कानून द्वारा शासन चल रहा था। अगर हम स्थानीय कानून की बात करें तो जो भी जनता थी, जिस राजा के अंदर जिस राजा के जो है छत्र छाया में रहती थी, तो एक तो राजा का कानून उस जनता पर लगा रहता था, तथा साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स का कानून भी जनता पर ही लगा रहता था। यहाँ पर अगर हम देखें जो स्थानीय राजा को अगर देखा जाए तो कुछ राजा जैसे हिंदू हुआ करते थे या कुछ राजा मुस्लिम हुआ करते थे, तो उनके अपने अपने अलग अलग कानून हुआ करते थे। लेकिन वहीं ब्रिटिश कानून की बात किया जाए तो ब्रिटिश कानून एक ऐसा कानून था जो सभी लोगों पर समान रूप से लागू हो रहा था। जो है जो कानून मतलब हर जगह जो है समान रूप से कानून लागू हो रहा था। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि आखिर ये वामपंथी नेता कौन थे या दक्षिणपंथी नेता कौन थे, इनको हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि आखिर जो है दक्षिणपंथी कौन थे, वामपंथी कौन थे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो राजा के जो बाएं साइड बैठते थे उनको हम वामपंथी कहते हैं, और इनके बाएं साइड जो नेता बैठेंगे उनको हम वामपंथी नेता कहेंगे, और राजा के जो दाएं साइड बैठेंगे उनको हम दक्षिणपंथी नेता कहेंगे या दक्षिणपंथी नेता। अब हम इसको समझ लेते हैं कि आखिर जो बाएं साइड बैठते थे उनका क्या काम था और जो दाएं साइड बैठते थे उनका क्या काम क्या करता। ऐसे ऐसे नेता जो राजा के बाएं साइड बैठते थे वो वामपंथी तो कहलाते ही, तथा साथ ही साथ ये राजा के आलोचक हुआ करते थे। और वहीं जो है राजा के दक्षिण साइड जो बैठते थे वह जो है राजा के प्रशंसक हुआ करते थे। इसका मतलब यहाँ से हम एक चीज़ समझ जाते हैं कि अगर हम बात करेंगे जब भी वामपंथी नेता की, तो मतलब हम ऐसे नेता की बात करेंगे जो राजा के बाएं साइड बैठते हैं और राजा की आलोचना करते हैं। वहीं अगर हम दक्षिणपंथी की बात करेंगे तो इसका मतलब हम ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो राजा के जो है राजा के अगर जो है देखा जाए तो ये दाएं साइड बैठेंगे और राजा के जो है बातों का समर्थन करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि आखिर उस समय जो राजा हुआ करते थे, उस समय अगर देखा जाए राजा, तो वहाँ पर इस समय जो राजा थे वो ब्रिटिश थे और ब्रिटिश का ही पूरी हुकूमत चलती थी। अब हम देख लेते हैं कि आखिर संविधान सभा की मांग कैसे प्रस्तुत हुई। अब हम उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 1934 में एक वामपंथी नेता थे। वामपंथी का तात्पर्य एक ऐसे नेता थे जो राजा की नीतियों के विरोध करने वाले थे। उस समय अगर राजा का रूप देखा जाए तो ब्रिटिशर्स के रूप में था, तो वही लिखा गया है कि 1934 में एक नेता थे, वामपंथी नेता थे। उनका मानना था कि जो भी कानून है भारत में, जो भी कानून बनाया जाए या जो भी लागू किया जाए वो भारतीयों द्वारा होना चाहिए, ना कि ब्रिटिश द्वारा होना चाहिए जो है भारत के ऊपर थोपा जाए किसी भी कानून को। ऐसे व्यक्ति जो है कानून इस समय बना रहे थे जिसको भारत की संस्कृति के बारे में भी ज्ञान नहीं था, तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी यमन राव जो है विरोध प्रकट करते हैं। तो वही पहले व्यक्ति यमन राव होते हैं जिन्होंने कहा कि भारत में जो है भारतवासियों की खुद की एक अपनी संविधान सभा होनी चाहिए। तो पहली बार अगर देखा जाए तो संविधान सभा की मांग प्रस्तुत करने वाले यमन राव थे। अब अगर यमन राव की बात देखा जाए तो यमन राव जो है सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो है फाउंडर भी रह चुके हैं, मतलब फाउंडर भी थे। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं कि 1935 में भारत शासन अधिनियम को भी यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि 1935 का
भारत शासन अधिनियम। अगर 1935 की बात की जाए, इससे अगर हम थोड़ा सा पहले देखेंगे तो गोलमेज सम्मेलन का दौर चल रहा था। उस समय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था 1930 में, 31 में, 32 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। फिर इधर जो है इसके तहत जो है भारत में ये किया जाता है कि आखिर भारत को किस प्रकार से शासित किया जाए। तो उसके लिए जो है 1935 में एक अधिनियम आता है जिसको हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि सर्वप्रथम अगर देखा जाए, इसके बाद से अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस थी वो हमेशा हमेशा मांग करना शुरू कर दी कि नहीं, भारतीयों की अपनी एक संविधान सभा होनी चाहिए। जब भी कोई बैठक होता था ब्रिटिशर्स के साथ जो है कांग्रेस का, तो हमेशा ये मांग करती रहती थी कांग्रेस कि जो है अब हमें जो है भारतीयों के लिए अपनी एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो अगर इसकी बात किया जाए तो सर्वप्रथम अगर हम देखेंगे 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का जो है प्रस्ताव जो है रखा। तो संविधान सभा का प्रस्ताव अगर देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में रखा। इन्होंने बताया, कहा कि ये जो संविधान सभा होगी, इस संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो जाएगा और ये ऐसे लोग होंगे जो भारत में जो है कानून बनाने का काम करेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए कि अब जब भी मुलाकात होती थी जो है कांग्रेस की और ब्रिटिशर्स की, तो हमेशा इस बात को जिक्र किया जाता था कि नहीं, अब हमारी जो है अपनी संविधान सभा होनी चाहिए। हमेशा जिक्र यही हुआ करता था, नहीं, पहली बात तो यही है कि हमारी अपनी संविधान सभा होनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स भी इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा परेशान हो गए थे कि अगर उनको भारत का कहीं भी सपोर्ट चाहिए तो भारतवासियों की मांग को जो है पूरा करना पड़ेगा। तो वहीं अगर देखा जाए उसी समय 1939 का समय था जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भारत को भी जो है इंग्लैंड ढकेलना चाह रहा था कि ये भी चले जो है भारत में, भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध का सामना करे, वो भी लड़े। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो उनको भारत का सपोर्ट चाहिए था। तो अगर उस समय देखेंगे तो भारत का जो है नेतृत्वकर्ता के रूप में अगर देखा जाए तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी। हालांकि उस समय और भी पार्टियां थी जो है, जैसे हिंदू महासभा हुआ करती थी, मुस्लिम लीग थी, लेकिन ये सब जो है पूरे भारत को रिप्रेजेंट नहीं करती थी बल्कि एक छोटे समुदाय को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो वहीं इस समय देख रहे हैं तो जो कांग्रेस थी वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, तथा इसके साथ साथ देखा जाए कांग्रेस में महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मतलब अगर देखा जाए महात्मा गांधी को देखा जाए या कांग्रेस को देखा जाए तो दोनों एक ही लोग थे। जो है अगर कांग्रेस द्वारा कही गई बात को महात्मा गांधी मानते थे, या यूँ कहा जाए कि महात्मा गांधी जो है जो भी कहते थे तो वो कांग्रेस की बात को समझा जाता था। तो 1939 का वो समय था जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो इंग्लैंड चाहती थी कि भारत को भी इसमें ढकेल दिया जाए। तो उसने जो है भारत को ढकेलने के लिए काफ़ी प्रयास किए। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, कांग्रेस से इस चीज़ को लेकर के बात किया कि आप जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है इंग्लैंड का साथ दीजिए और जो है हम जो है द्वितीय विश्व युद्ध का मतलब उसमें कांग्रेस से बात की जाती है। तो कांग्रेस कहता कि नहीं, ऐसे मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में हम क्यों भाग लें, हम तो काफ़ी समय से ये कह रहे हैं कि हमारी अपनी एक संविधान सभा होनी चाहिए, हमारी अपनी संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन हमारी मांग को कहाँ आप लोग सुन रहे हैं। जो हम आपकी मांग को सुन लिया जाए और भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भेज दिया जाए। तो इस बात से जो है अंततः जो है ब्रिटिशर्स परेशान होकर के एक प्रस्ताव लेके आते हैं, अगस्त प्रस्ताव 1940 में लेके आते हैं। 1940 में अगस्त प्रस्ताव लेके आते हैं। उस अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से अगर देखा जाए, उस अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से जो है ये ब्रिटिशर्स ये बताते हैं कि ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने दीजिए, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा हम आपको जो है भारत में जो है ये अधिकार दे देंगे जो है, जिससे जो है भारत जो है अपनी संविधान सभा का निर्माण कर सके। तो फिर जो है चूँकि इन पर विश्वास नहीं होता था ब्रिटिशर्स पर, तो कांग्रेस जो है कहती है कि तुम पर विश्वास तो है नहीं, किस बात, पता नहीं तुम जो है मतलब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जो है तुम हमारी बात को मानोगे या नहीं मानोगे। तो इसके लिए मजबूरी में जो है अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स को अगस्त प्रस्ताव लाना पड़ता है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में फिर आता है। इस अगस्त प्रस्ताव में इस बात को कहा जाता है कि ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जो है आपको जो है पूरी तरह से दे दिया जाएगा, आप अपनी संविधान सभा को पूरी तरह से आराम से बनाइए, आप आराम से जो है शासन करिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि आखिर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद क्या अगस्त प्रस्ताव को में कही गई बातों को माना जाता है या नहीं माना जाता है। अब यहाँ पर हम जब देख रहे हैं कि आखिर जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है
तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद घटना क्या घटती है, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो जो ब्रिटिश सरकार रहती है, जिस अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से भारत में संविधान सभा बननी चाहिए थी, उस अगस्त प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरह से निरस्त कर दिया। इसे निरस्त करने की वजह से इस अगस्त प्रस्ताव को हम नील प्रस्ताव भी कहते हैं। फिलहाल ये अलग टॉपिक है, इसको अभी हम यहाँ नहीं जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर अस्वीकार कर दिया गया, इसको हम समझ लेते हैं कि अस्वीकार कर दिया गया, जिसके माध्यम से भारत में जो संविधान सभा बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाई। इसके बाद अगर देखा जाए फिर पुनः 1942 में क्रिप्स मिशन जो है भारत आता है। सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में ये भारत आता है। इसका काम ये था कि भारत में संविधान सभा का निर्माण करना इसका काम था। लेकिन उस समय क्या किया जाता है कि अंग्रेज़ों द्वारा हिंदू और मुस्लिम को इतना ज़्यादा जो है आपस में लड़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आखिर अंततः जो है 1942 के क्रिप्स मिशन के तहत भी भारत में संविधान सभा का निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम में इतना ज़्यादा विवाद हो जाता है, आपसी इतना ज़्यादा विवाद बढ़ गया था। और इसी विवाद को बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों ने काफ़ी प्रयत्न भी किए थे। तो जब ये विवाद बढ़ जाता है तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो 1942 का क्रिप्स मिशन था वो भी फेल हो जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि ठीक इसी समय जो है अगर देखा जाए तो जो है यूएनओ की स्थापना भी हो जाती है। अब हम यूएनओ की स्थापना से भी इसको थोड़ा सा जोड़ करके देख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो ठीक उसी के समय के बाद अगर हम देखेंगे तो 24 अक्टूबर 1945 को देखा जाए तो यूएनओ की स्थापना हो जाती है। यूएनओ की स्थापना होने का यही उद्देश्य था कि अब जो है किसी भी प्रकार का युद्ध ना हो, बल्कि शांति का वातावरण हो। शांति स्थापित करने के लिए हम कहें तो यूएनओ की स्थापना हो जाती है। यूएनओ की जब स्थापना हो जाती है तो यूएनओ में अगर देखा जाए जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन यूएनओ का अस्थायी सदस्य बन जाता है। और इस अस्थायी सदस्य होने के साथ साथ अगर देखा जाए तो इसमें एक बात कही जाती है कि अब कोई भी देश किसी दूसरे देश पर शासन नहीं करेगा, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो उस पर शासन नहीं किया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है ब्रिटेन के पास काफ़ी समस्या हो गई थी, क्योंकि वो भारत पर शासन कर रही थी और भारत पर शासन जब कर रही थी तो उस पर से वो शासन छोड़ना नहीं चाह रही थी। और वहीं जो है यूएनओ का अस्थायी सदस्य होने की वजह से इस बात को मानना भी उसके लिए समस्या हो गई थी। अब हम देखते हैं ठीक इसी समय ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। अब उसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक इसी समय अगर देखा जाए तो ब्रिटेन में सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। अगर उस समय देखेंगे सत्ता में जो है पहले जो है कंजर्वेटिव पार्टी के जो है प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो है इनकी सरकार गिर जाती है, इनकी हार हो जाती है। तो इस समय जो है लेबर पार्टी के जो है नए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, जिनका नाम था क्लेमेंट एनी। इनको अगर देखा जाए तो ये भारत के लिए सहयोगात्मक थे, भारत की बातों को थोड़ा सा समझते थे। लेकिन एक चीज़ देखा जाए कि ये भी उतने अच्छे नहीं थे। फ़र्क बस इतना होता है कि काफ़ी बुरे लोग अगर हों तो उसमें से हमें ये चीज़ को ढूंढना पड़ता है कि आखिर कौन कम बुरे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं कि क्लीमेंट एनी जो है कम बुरे थे। तो इनका मतलब था कि ठीक है, अब जल्दी से जल्दी जो है भारत में जो है सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाए, भारत अपने शासन को चलाएं। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो 1946 में तो ये कैबिनेट मिशन को भारत में भेज देते हैं। अब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि आखिर जब कैबिनेट मिशन भारत में आया तो क्या घटना घटती है, उसको हम समझ लेते हैं। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्लीमेंट एनी जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वो तुरंत जो है सत्ता को हस्तांतरित करने की बात करते हैं। तो इसलिए वो जो है अपने कैबिनेट स्तर के 3 मंत्रियों को भारत में भेज देते हैं। आखिर जब वो ये 3 मंत्री भारत में आते हैं तो इनको जो हम कैबिनेट मिशन कहा जाता है। और ये जो है 24 अक्टूबर 1946 को दिल्ली में पहुँचते हैं। जब ये तीनों मंत्री आते हैं, अगर हम इनके तीनों मंत्रियों को अगर देख लेते हैं तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे जो इन तीनों मंत्रियों के अध्यक्ष थे। इसके बाद देखेंगे तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा एबी अलेक्जेंडर थे। तो ये तीनों लोग भारत में आते हैं, भारत में दिल्ली में उतरते हैं और वहाँ पर फिर ये जो है भारत से या यूँ कहा जाए कांग्रेस से जो है सिफारिश करते हैं। यहाँ पर जब भी हम भारत कहेंगे तो यहाँ पर भारत कहने का मतलब भारत है, सिर्फ वर्तमान का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे तो अभी ना तो पाकिस्तान का और ना ही बांग्लादेश का जन्म हुआ है, अभी इन दोनों का जन्म नहीं हुआ है। जब जन्म होगा तब उस चीज़ को हम देखेंगे। लेकिन इस समय वर्तमान समय में जब भी हम भारत कहें तो यहाँ पर भारत का मतलब जो है सिर्फ भारत से नहीं होगा, बल्कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारी चीज़ों को हम समझेंगे। अब हम इसके बाद देखेंगे तो इन्होंने जो कैबिनेट मिशन भारत आया तो इन्होंने जो है सिफारिश किया कि जो है अब भारतीयों की अपनी एक संविधान सभा का निर्माण हो जाना चाहिए, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से संविधान सभा बन जाए और वो भारतवासी स्वयं अपने जो है निर्णय को लें और वो जो है अपने नियम कानून को लगाएं।
अब इसके बाद हम देखेंगे जो है संविधान सभा का गठन, जो कि इसको हम कल पढ़ेंगे, जो है किस प्रकार से संविधान सभा का गठन होता है, कितने सदस्य होते हैं, कितने नहीं होते हैं, कितने आते हैं, सो सारी चीज़ों को हम कल समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।